नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल के बीच का सैन्य टकराव भले ही खत्म हो गया है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अब भी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद करवाने के इरादे से हमला किया था, लेकिन इजरायल और अमेरिका मिलकर भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई ठोस नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ईरान ने कहा है कि जीत उनकी हुई। ऐसे में अब इजरायल का नया दावा सामने आया है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने साफ शब्दों में कहा कि उनके टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई थे, तो खामेनेई को मारना चाहता था इजरायल। कैसे जंग खत्म होने के बाद अपने ही दावों पर घिरे इजरायल और अमेरिका, इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा चीन, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा कबूलनामा। हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव। हिंदुस्तान को दरकिनार करने का कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ गठबंधन बनाने से किया इनकार। क्या हिंदुस्तान के साथ रिश्तों में आएगी नरमी? यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना को मिली बड़ी कामयाबी। पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के लिथियम भंडार वाले गांव पर किया कब्जा। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया की सबसे डरावनी खोज को। 99 मिलियन साल पुराने कीड़ों से निकला ज़ॉम्बी वायरस। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान के साथ होने वाली है बहुत बड़ी ट्रेड डील, चीन के साथ डन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा बोले, लोकतंत्र से भटक रहा अमेरिका, देश को खोखला कर रही है ट्रंप सरकार। युवाओं से की इसे बचाने की अपील। मुनीर की सेना के लिए कब्रगाह बना बलूचिस्तान। बीएलए, बीएलएफ और बीआरजी ने खोल दिया मोर्चा। 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। नेपाल में फिर राजनीतिक संकट, अल्पमत में आई ओली सरकार। मधेसी पार्टी जसपा ने वापस लिया समर्थन। तो ईरान और इजरायल में जंग तो खत्म हो गई, लेकिन ऐसा कोई टकराव दोबारा नहीं होगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। क्योंकि इजरायल का साफ कहना है कि अगर इजरायल को ईरान से कोई खतरा महसूस हुआ तो हम उस पर फिर हमला करेंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार हमला गजा या लेबनान से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। और ईरान तो बार बार यही कह रहा है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। सीजफायर के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपने पहले संबोधन में कहा कि ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। अमेरिका ने इजरायल को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर अब कोई आक्रमण होता है तो दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने जंग में अपनी जीत का दावा किया है। ऐसे में जब इजरायल के अब तक के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, तो अब उनकी तरफ से एक और बड़ा दावा कर दिया गया। चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू के दौरान इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की जान लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे अंजाम देने का कोई सैन्य मौका नहीं मिल सका। जिसके बाद इस जंग को शुरू करने के पीछे की वजहों को लेकर ही इजरायल घिर गया है। सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना महज बहाना था। इजरायल और अमेरिका के पुराने सभी दावे झूठे थे। हकीकत में वो ईरान की सत्ता बदलना चाहते थे। ये आरोप तो पहले से ही इजरायल और अमेरिका पर लग रहे थे, और अब काट्ज के बयान से इसकी पुष्टि भी हो गई है। वहीं ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूती से आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ईरानी शासन अब ये फैसला ले सकता है कि उसे परमाणु हथियार की जरूरत है। ऐसे में ईरान अब यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी यानी IAEA, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को खत्म करेगा। इसके लिए ईरान की संसद पहले ही बिल पास कर चुकी है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अब इसके लागू होने की पुष्टि कर दी है। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ईरान का परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से बाहर निकलना सबसे खराब स्थिति होगी। लेकिन ईरान का रुख साफ है। वहीं यूरेनियम संवर्धन को लेकर अमेरिका से बातचीत को लेकर भी ईरान तैयार नहीं दिख रहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का अभी कोई प्लान नहीं है। हम अभी ये तय कर रहे हैं कि अमेरिका से बातचीत हमारे हित में है या नहीं।
जबकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इसके अलावा फोर्दो से गायब 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। इजरायल का कहना है कि ईरान को इसे हैंडओवर करना ही होगा, लेकिन मौजूदा हालात में इजरायल की यह धमकी ईरान पर कोई असर डालती नजर नहीं आ रही। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक हर किसी से गुहार लगा रहा है कि हिंदुस्तान के साथ उसकी बातचीत शुरू कराई जाए। हम हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। तो वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे हैं और अब उनका एक और बड़ा बयान सामने आया है। ख्वाजा आसिफ ने कबूला है कि हिंदुस्तान के साथ हुई जंग में चीन ने मदद दी थी और अभी भी जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है तो उस समय भी चीन से मदद मिल रही है। अरब न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि मित्र देशों के लिए सैटेलाइट या दूसरे माध्यमों से मिली खुफिया जानकारियां साझा करना आम बात है और चीन की तरफ से मदद इसलिए भी आसानी से मिली क्योंकि चीन का हिंदुस्तान के साथ पहले से ही विवाद चल रहा है। जब आसिफ से पूछा गया कि क्या चीन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल और फ्लाइट पाथ के बारे में खुफिया जानकारी साझा कर रहा है, तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि आजकल जो भी देश एक दूसरे के करीब हैं, वे खुफिया जानकारी साझा करते हैं। अगर हम अपने पास मौजूद कोई भी जानकारी साझा करते हैं तो यह बहुत सामान्य बात है। अगर हम ऐसी कोई जानकारी साझा करते हैं जो हमारे या चीन के लिए खतरा पैदा कर सकती है तो यह बहुत सामान्य बात है, क्योंकि चीन के भी भारत के साथ मुद्दे हैं। हिंदुस्तान के साथ हाल ही में हुए सैन्य टकराव के बाद इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर है। यानी पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि चीन भले ही यह बयान दे रहा हो कि उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि चीन ने सिर्फ हथियारों से मदद नहीं दी थी, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ खुफिया जानकारी भी उपलब्ध कराई थी। यानी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को सचेत कर दिया है कि भविष्य में भी अगर उसके साथ कोई टकराव होता है तो चीन हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने को तैयार रहेगा। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खुद पैर डगमगाने लगे हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों बांग्लादेश की कमान सौंपी गई, लेकिन अब अपने ही देश में उनका जमकर विरोध हो रहा है। उनके फैसलों के खिलाफ तमाम राजनीतिक दलों में बांग्लादेश की जनता में भारी नाराजगी देखी जा रही है और हिंदुस्तान के साथ तो उन्होंने पहले ही रिश्ते खराब कर लिए हैं, लेकिन अब जब यूनुस चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं तो उन्हें हिंदुस्तान की याद आ रही है और उनके तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। पहले तक हिंदुस्तान के खिलाफ चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने वाले यूनुस अब हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उनका भारत को दरकिनार करने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ने 19 जून को कुनमिंग में 9वीं चीन दक्षिण एशिया प्रदर्शनी और 6ठी चीन दक्षिण एशिया सहयोग बैठक के दौरान एक अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक भी की, जिस पर बीजिंग ने कहा कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ने त्रिपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा की। वहीं पाकिस्तान ने बैठक को बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान त्रिपक्षीय तंत्र की उद्घाटन बैठक बताया, जिसके बाद यह चर्चा चल रही थी कि तीनों देशों का नया गठबंधन बनने जा रहा है, जो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता था। लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से इस पर सफाई आई है। बैठक को लेकर सवाल पूछे जाने पर विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने कहा कि किसी भी बात से इनकार करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही कोई छिपी हुई बात थी। यह आधिकारिक स्तर की बैठक थी, राजनीतिक स्तर की नहीं। हम कोई गठबंधन नहीं बना रहे हैं। यानी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर जिस संभावित गठजोड़ की अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर बांग्लादेश ने खुद ही विराम लगा दिया। इस बीच हिंदुस्तान ने भी कहा कि वो बांग्लादेश के साथ मौजूदा मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार होगा। और अब अगली खबर में बात होगी रूस और यूक्रेन जंग की। तो रूस और यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब जंग में धीरे धीरे कर यूक्रेन कमजोर पड़ने लगा है। रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के एक के बाद एक शहर उसके कब्जे में आते जा रहे हैं। और अब तो रूसी राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन से सीजफायर का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है। यूक्रेनी तो रूस के नागरिक हैं और रूस अपनी जमीन वापस ले रहा है। और अब रूसी सेना को इसमें एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के शेवचेंको गांव पर रूस का कब्जा हो गया है। यह इलाका यूक्रेन के लिथियम भंडार के पास है और रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है।
3 साल की जंग में रूस की ये बढ़त बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि शेवचेंको और नोवोसेरहीव्का नाम के 2 बस्तियों पर कब्जा कर लिया गया है। हालांकि यूक्रेन सरकार की तरफ से इस दावे पर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शेवचेंको गांव डोनेस्क और डेनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र की सीमा पर स्थित है और लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले एक प्रमुख लिथियम खनिज भंडार के करीब है। 1982 में सोवियत भूवैज्ञानिकों ने यहां लिथियम के विशाल भंडार की खोज की थी, जिसकी गहराई व्यावसायिक खनन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अमेरिका की भी इस पर नजर थी, लेकिन अब रूस का इस पर कब्जा तय हो गया है। रूसी अधिकारी इगोर क्लेमाकोव्स्की ने कहा कि शेवचेंको गांव में मौजूद लिथियम भंडार के कारण ही यूक्रेन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को यहां तैनात किया था, लेकिन अब यहां हमारा कब्जा है। जब शांति होगी, स्थितियां अनुकूल बनेंगी, तो इसे खनन के लिए विकसित किया जाएगा। यानी रूस ने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन के साथ किसी भी तरह का समझौता हो भी जाता है, तो भी वो इस जमीन को नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि लिथियम आज के दौर की सबसे कीमती धातुओं में से एक है। इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और हाईटेक उपकरणों में बड़े पैमाने पर होता है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन में करीब 5 लाख टन लिथियम भंडार है, जबकि रूस के पास 2 गुना भंडार मौजूद है। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया की सबसे डरावनी खोज को। तो हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों और वेब सीरीज में हम देखते हैं कि दुनिया एक वायरस के कब्जे में आ जाती है, जिसमें जो इंसान वायरस का शिकार बनता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। यह सिर्फ काल्पनिक कहानी होती है, या सच भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के वायरस लगातार दुनिया के सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कभी भी कोई भी वायरस दुनिया में आ सकता है जो इंसान के दिमाग पर कब्जा कर ले। वैसे वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसा 99 मिलियन साल पहले हो चुका है। ये वो दौर था जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज होता था, लेकिन बाद में पर्यावरण में हुए बदलाव या कोई बड़ी घटना के चलते ये गायब हो गए। लेकिन इसका शिकार छोटे जीव बने थे। म्यांमार के प्राचीन एम्बर यानी 99 मिलियन साल पुराने पेड़ की राल में 2 कीड़े, एक मक्खी और एक चींटी ऐसे हालात में मिले जो मानो किसी हॉरर फिल्म का पोस्टर हो। दोनों के सिर फंगस से फटे हुए थे, जिनसे ज़ॉम्बी फंगस के अंग बाहर निकल रहे थे। ये वही प्रजाति है जो आज भी ओफियोकॉर्डिसेप्स के नाम से जानी जाती है और चींटियों के व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित कर लेती है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने एक पुराने फंगस की खोज की है जिसका नाम है पैलियोओफियोकॉर्डिसेप्स, और ये फंगस अपने शिकार को मारने के बाद भी उसे शांत नहीं छोड़ता। वो मरे हुए कीड़े की लाश को ऐसे नचाता है जैसे वो जिंदा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा फंगस के बीज यानी स्पोर्स फैल सके। मक्खी और चींटी के सिर से जो चीजें बाहर आती दिखी, वे दरअसल फंगस के फ्रूटिंग बॉडी थे, यानी वो हिस्सा जिससे फंगस आगे बढ़ता है। ये खोज दिखाती है कि दिमाग पर कब्जा कर शरीर को जैसे कठपुतली की तरह नचाने वाला खेल क्रिटेशियस काल यानी डायनासोर युग में भी मौजूद था। वैज्ञानिक यूहुई झुआंग और उनकी टीम ने पेड़ की राल में फंसे सैंपल को 3D माइक्रो सीटी स्कैन किया और 2 नई फफूंदी की प्रजातियां खोजी। इनके नाम है पैलियोओफियोकॉर्डिसेप्स जेरेंटोफॉर्मिका और पैलियोओफियोकॉर्डिसेप्स आयरनोमाइया। ये फफूंदी सबसे ज्यादा चींटियों को अपना शिकार बनाती है। ये चींटी के दिमाग पर ऐसे कब्जा कर लेती है जैसे वो खुद पेड़ पर चढ़कर ऐसी जगह जाकर अटक जाती है जहां से फफूंदी के बीज दूर दूर तक फैल सके। लेकिन इस बार जो चीज मिली वो खास थी, एक मक्खी जो इस फफूंदी का शिकार बनी थी। पेड़ की राल में मक्खी का इस तरह फंसा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। शायद यही वजह है कि वैज्ञानिक भी इसे देखकर इतने उत्साहित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन कीड़ों की मौत पहले ही हो चुकी थी जब ये पेड़ की चिपचिपी राल में फंसे थे। यही वजह है कि आज 99 मिलियन साल बाद भी उनका शरीर और फंगस के अंग इतने सही हालत में दिखाई दिए। इस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। यह साबित करता है कि डरावनी और अजीब चीजें प्रकृति में बहुत पहले से मौजूद हैं। ऐसी फफूंदी जो शरीर को कठपुतली बना देती है। कोई फिल्म या वेब सीरीज की कहानी नहीं है, ये धरती की हजारों साल पुरानी सच्चाई है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।